हेलो मेरे यूपी बोर्ड वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और बच्चों अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को बच्चों पूरी वॉच करिएगा, यानी कि पूरी देखिएगा, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में बच्चों संपूर्ण हिंदी व्याकरण समाप्त। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे हम एक ही वीडियो पे संपूर्ण हिंदी व्याकरण को समाप्त करने वाले हैं जो आपके हिंदी खंड खा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आज की वीडियो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निपटारा करने वाले हैं। यानी कि जो हमारे पिछले साल बहुत सारे प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हर साल से प्रश्न आते ही आते हैं, प्लस इस साल के भी जितने भी वायरल प्रश्न हैं उनको हम आज की इस वीडियो पे देखने वाले हैं। बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके हिंदी 2025 के व्याकरण वाले खंड में। ठीक विद्यार्थियों, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग बस इतने ही प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो थोड़ी सी हमारी मैराथन होने वाली है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैराथन हो चाहे जो हो, आप लोगों को पूरी देखना है। और बच्चों आप लोगों के जो टारगेट है आपका 95% से अधिक नंबर लाने का, उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक विद्यार्थियों, तो देखते हैं हमारे कौन से हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको हमेशा आते हैं आपके एग्जाम में और आपको परेशान भी करते रहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आ गया मुहावरे एवं लोकोक्तियां। बच्चों इसमें प्रश्न किस प्रकार से आता है, बच्चों इसमें जो हमारे क्वेश्चन पेपर होगा उसका बच्चों 9वां प्रश्न आता है। ठीक है, उसका 9वां प्रश्न आता है और प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी बच्चों इसका अर्थ भी लिखना होता है और हमें इसका वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो हम सभी चीजें आज की इस वीडियो पर सीखेंगे, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक विद्यार्थियों, तो देखिए जो हमारा मुहावरा है अंधे की लाठी। ठीक है, तो अंधे की लाठी बच्चों सबको पता होगा, भाई आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये कक्षा 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग बच्चों किस प्रकार से आप लोग करेंगे, तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे। कमल अपने वृद्ध माता पिता के एक अंधे की लाठी था। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं भाई। दूसरा नंबर हमारा क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। यानी विद्यार्थियों जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इस साल भी आने के इनके बहुत सारे चांस हैं। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना, इसका बच्चों क्या होता है अर्थ, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक विद्यार्थियों, बहुत प्यारा वाक्य प्रयोग है, आप लोगों को ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले जो हमारा मुहावरा है वो अगला क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक विद्यार्थियों, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका जो अर्थ क्या होता है पहले इसका हम अर्थ जानते हैं, स्वावलंबी होना। भाई अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। जैसे भाई इसका वाक्य प्रयोग भी आप लोग देख लीजिए, भाई आप अपने हिसाब से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो लिखा है आप वही वाक्य प्रयोग करेंगे, आप अपने हिसाब से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पैरों पर खड़े हो, इसका वाक्य प्रयोग, हसन के माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेगा। तो बच्चों ये प्यारा प्यारा आपका वाक्य प्रयोग हो गया है ना। अब चलते हैं अगले जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है वो क्या है, अंगारे सिर पर रखना। ठीक है, अंगारे सिर पर रखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, विपत्ति मोल लेना। ठीक है, अंगारे सिर पर रखने का मतलब हुआ विपत्ति मोल लेना। इसका वाक्य प्रयोग आप लोगों को इस प्रकार से कर देना है प्यारा प्यारा, सभी कार्य सोच समझ कर करने चाहिए, सीता का हरण कर रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए। ठीक है, तो कितना प्यारा प्यारा हमारा उदाहरण व वाक्य प्रयोग है। तो आप लोगों को इसी प्रकार का मतलब आप लोगों को ऐसा वाक्य प्रयोग करना है कि वो एकदम मिलता जुलता उससे हो। ठीक है, किससे मिलता जुलता हो, इसी से, विपत्ति मोल लेने से मिलता जुलता हो और ऐसा लगे भी कि हाँ आप लोग कोई अच्छा तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं ना, तो पढ़ने भी अच्छा लगना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, आपको तो अच्छा लगेगा लेकिन एग्जामिनर को भी हमें खुश करना है ना, तभी तो भाई वो नंबर देगा, है ना। देखते हैं अगला जो हमारा मुहावरा है बच्चों, जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है वो है अंगूठा दिखाना। ठीक, अंगूठा दिखाना, इससे मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट मना कर देना। ठीक है, अंगूठा दिखाना का मतलब बच्चों स्पष्ट मना कर देना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था
तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वादा करता रहा। काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। लिपिक मतलब बच्चों जो बाबूजी होते हैं, बाबू लोग होते हैं ना, सरकारी बाबू, तो वही उसी के बारे में किया। लिपिक का मतलब बाबू होता है, ठीक है। जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वादा करता रहा। काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। काम खत्म, ठीक है। तो देखो ये हमारे 5 क्या हो गए, मुहावरे। लेकिन अब बच्चों हम 5 से काम नहीं चलेगा, हम और भी लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे जो आपकी बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है, आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा भी होगा। ईद का चांद होना, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, अधिक दिनों में दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बच्चों अधिक दिनों में दिखाई देना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बन गए हो ईद का चांद हो गए हो, है ना। तो इतना प्यारा प्यारा आप लोगों को वाक्य प्रयोग भी कर देना है। अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब हुआ दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, है ना। तो इसका देखो, इसका वाक्य प्रयोग क्या है, भारत शांति प्रिय देश है, बिल्कुल भाई भारत शांति प्रिय देश है, परंतु चाइना ने यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया, ठीक है, यदि चाइना ने भारत के साथ कोई अनुचित कार्य किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ठीक विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से कुछ कायदे वाले आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है, ठीक विद्यार्थियों। देखो हमारा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल की बोर्ड परीक्षा में आते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, संक्षेप में बहुत कुछ कह देना, यानी छोटी सी बात में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। तो गागर में सागर भरना, वाक्य प्रयोग आप लोग करेंगे। वाक्य प्रयोग में आप लोग क्या लिखेंगे, महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई के दोहे में गागर में सागर भर दिए, है ना। मतलब छोटा सा लिखा और उसमें गागर में सागर भर दिया, बहुत बड़ा लिख दिया, यानी कि उसका जो अर्थ होता है वो बहुत होता है और उसने थोड़ी सी बात कही। तो बच्चों ये थे हमारे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक और अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। ये रहा हमारा बच्चों शब्दों में सूक्ष्म अंतर। बच्चों व्याकरण है तो भाई आपको व्याकरण ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी शब्द युग्म, ठीक है। प्रश्न बच्चों किस प्रकार से आता है, तो प्रश्न इस प्रकार से आता है बच्चों। आपका जो यूपी बोर्ड की जो आपकी वो मिलेगा, प्रश्न मिलेगा, कोई भी सेट हो, उसमें बच्चों प्रश्न नंबर 11 में का नंबर रहेगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 11 का आप लोगों को डाल के अपना उत्तर को लिखना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कॉपी लिखना नहीं जानते तो कॉपी लिखने की भी वीडियो आ जाएगी। बस आप लोग बच्चों पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए विद्यार्थियों। देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्द युगों में से किन्हीं 2 शब्द युग्मों में बताइए कि उनका कौन सा अर्थ सही है, ठीक विद्यार्थियों। तो देखो बहुत सारे हम शब्द युग्म लेके आए हैं, इनको आप लोगों को याद कर लेना क्योंकि बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अनल बच्चों, अनल अनिल, अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है, तो बच्चों अनल का होता है अग्नि और अनिल का होता है वायु, ठीक है। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल की बोर्ड परीक्षा में आता है। सकल शकल यानी इस सब है, ये शिरकारी वाला सा है, सकल और शकल। तो सकल में होता है संपूर्ण, यानी सकल धरती यानी सकल प्रॉपर्टी अपना लिया उसने, तो सकल का मतलब हुआ संपूर्ण और शकल का मतलब अंश या खंड या भाग, ठीक है। सुत सूत, सुत सुत का मतलब बच्चों क्या होता है, सुत का मतलब होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है सारथी या धागा, कहते ना ये सूत, सूत लपेटो, है ना। तो देखो चौथा जो हमारा है वो हो रहा है पंथ। एक पंथ होता है बच्चों और एक होता है पथ। तो जो हमारा पंथ होता है उसका मतलब होता है संप्रदाय, ठीक है। पंथ का मतलब संप्रदाय, पथ का मतलब मार्ग, ठीक विद्यार्थियों। अंश, अंश और एक होता है अंश, यानी अंश, ये अंश, तो अंश का मतलब विद्यार्थी होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा या तो आप लोग भाग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, उपकार, ठीक है। उपकार एक हमारा है उपकार, एक हमारा है अपकार। तो उपकार का अर्थ होता है बच्चों भलाई विद्यार्थियों, ठीक है। उपकार का मतलब क्या होता है भलाई, अपकार का मतलब होता है बच्चों बुराई। वसन एक होता है व्यसन, तो वसन का मतलब होता है वस्त्र कपड़े, व्यसन का मतलब होता है आदत, ठीक है। इनको आप लोगों को बच्चों लिखते चलना है, ठीक है, साथ में लिखते चलना है, नहीं तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट मारते चलना है और इनको जरूर से जरूर आप लोगों को तैयार करते हुए चलना है विद्यार्थियों, ठीक है।
अगला बच्चों देखते हैं, अंश एक होता है अंशु, तो अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है बच्चों किरण, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। एक होता है स्वर्ण, एक होता है सवर्ण, तो बच्चों स्वर्ण तो सब लोग जानते हैं सोना, और सवर्ण मतलब उच्च जाति, ठीक है। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और सवर्ण का मतलब होता है बच्चों उच्च जाति, ठीक है विद्यार्थियों। अगला देखते हैं, एक होता है छात्र, एक होता है छात्र, यानी कि बच्चों ये छाता वाला छा है और ये छा से छतरी वाला छा है। तो बच्चों छात्र छात्र में इतना ही फर्क है, छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी और छात्र का मतलब होता है छात्र योचित, ठीक है। विद्यार्थी, एक छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी और एक छात्र का मतलब होता है छात्र योचित। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला बच्चों जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है अनेकार्थी शब्द, यानी कि बच्चों अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है। सॉरी अनेकार्थी शब्द, हाँ, यानी एक शब्द के अनेक शब्द। इसका मतलब बच्चों आप लोग पर्यायवाची पढ़े होंगे, तो वही पर्यायवाची को ही अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, ठीक विद्यार्थियों। तो देखो प्रश्न किस प्रकार से आएगा, प्रश्न आएगा 11 नंबर में, ठीक है। प्रश्न आपका 11 नंबर में आएगा और 11 का खा पार्ट होगा, क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। इस प्रकार से आपका कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। या तो टिक वाले में भी, या तो टिक वाले में आएगा, या तो ऐसे डायरेक्ट आप लोगों से बच्चों प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, देखिए शब्द एक अनेक अर्थ, यानी शब्द बच्चों हम पहले शब्द पढ़ेंगे, इसके बाद इसके जो अर्थ हैं अनेक अर्थ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना बच्चों, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। अर्क, तो अर्क का क्या मतलब होता है, काढ़ा, ठीक है। अर्क काढ़ा, सूर्य, आक का पौधा, ये अर्क का अनेक अर्थ हो गया अर्क शब्द का। अनंत, अनंत का मतलब बच्चों आकाश होता है, जिसका कहीं अनंत अंत ना हो उसको ही अनंत कहते हैं। अंबर, अंबर बच्चों आकाश को कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं, ठीक है। कनक, कनक बच्चों आप लोगों को सबको पता होगा, सोना, धतूरा, गेहूं का आटा, ठीक है, यानी इसके 3 अर्थ होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। आप कोई भी गेस उठा के देखेंगे, कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे पेपर, तो इनमें बच्चों ये आप लोग जरूर से जरूर ये मिलेंगे, ठीक है। काल, तो बच्चों काल का मतलब क्या होता है, समय। अकाल, मृत्यु, आपको काल का मतलब टेंशन नहीं लिख देना है पेपर में, नहीं एग्जामिनर भैया नंबरों काट लेगा, आपको नंबर भी नहीं देगा, है ना। तो वही लिखना जितना पूछा जाए। तो एग्जामिनर को लगता है नहीं बच्चे ने साल भर मेहनत की है। गति, गति का मतलब बच्चों होता है चाल, दशा, मोक्ष, ठीक है। गुण, गुण का मतलब बच्चों क्या होता है, इसके अनेक अर्थ क्या होते हैं, विशेषता, स्वभाव, रस्सी, है ना विद्यार्थियों। देखो चपला, तो बच्चों चपला का अर्थ होता है अनेक अर्थ, लक्ष्मी भी होता है, बिजली भी होता है, चंचल स्त्री भी होता है चपला का, ठीक विद्यार्थियों। तीर, तो बच्चों तीर में नदी का किनारा भी होता है, तट भी होता है, बाण होता है, भाई तीर बाण, है ना। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हैं कि नहीं है। द्विज, तो द्विज का मतलब बच्चों ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और चंद्रमा दांत भी होता है, ठीक विद्यार्थियों। नाग, तो बच्चों नाग, नाग भाई सर्प, आप जानते हैं नाग यानी कि सर्प, हाथी, नागेश्वर भी कहते हैं इन्हीं को, ठीक है। पद, तो बच्चों पद का क्या, स्थान, पदवी, पैर, ये एक शब्द के अनेक शब्द हो गए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हम उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, हर साल जो एग्जामिनर होता है इन्हीं से प्रश्न बनाता है, ठीक है, इन्हीं से क्या करता है, प्रश्न बनाता है। पतंग, पतंग का बच्चे सूर्य कहते हैं, पक्षी कहते हैं, कीट पतंग कहते हैं, पारा भी कहते हैं, ठीक है। पयोधर, तो बच्चों पयोधर स्तन, बादल, नारियल, पयोधर के ही अनेक शब्द हैं, अनेक अर्थ हैं। मित्र बच्चों, तो मित्र सूर्य, सखा, दोस्त, आप जानते हैं मित्र। वर, वर बच्चों दुल्हा, श्रेष्ठ, सुंदर, कहते नहीं भाई दुल्हा मतलब सुंदर मान लो, एक प्रकार से कहते हैं आप लोग जैसे आप लोग मित्र से बोलते हैं यार आज दुल्हा लग रहे हो, ऐसे कुछ बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा भाई अगर गांव घर से होंगे, बाकी यार ऐसे ही आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो देखो ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द। अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, यानी अनेक शब्द। ये थे बच्चों एक शब्द के लिए अनेक शब्द, क्या था ये बच्चों, अनेकार्थी, यानी कि एक शब्द के लिए बच्चों अनेक शब्द था। और ये क्या है बच्चों, अनेक शब्दों के यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप लोगों को एक शब्द लिखना होगा, ठीक है। अनेक शब्द जैसे देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो बच्चों प्रश्न आपका आएगा, प्रश्न संख्या 11 आएगा और उसका गा पार्ट होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए, ठीक विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपका कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके टिक वाले में भी ये आ जाए, ठीक है।
वाक्यांश शब्द समूह या एक शब्द। ठीक है, देखो इधर वाक्यांश यानी शब्द समूह है, यानी अनेक शब्द हैं, और इधर क्या है, एक शब्द है, जिसका कहीं भी अंत ना हो। भाई आप जानते हैं अनंत, है ना। जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसका क्या होता है बच्चों, अजर। क्या होता है एक शब्द, अजर। जिसे कोई जीत ही ना सके, यानी कोई जीता ही जाना ना जा सके, उसे अजेय कहते हैं। जो व्यक्ति जन्म ना ले, यानी जो व्यक्ति जन्म ना ले, उसे अजन्मा कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, अगले चलते हैं बच्चों। देखो, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो या फिर थोड़ा जानने वाला, थोड़ा सा ज्ञान जानने वाला, तो अल्पज्ञ क्या कहते हैं बच्चों, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, छठवा, बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला बच्चों अल्पभाषी। जिसका वर्णन ना हो सके, यानी कि जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय, सॉरी, जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। ठीक है विद्यार्थियों, जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम या अनुपमेय आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, जो कहा ना जा सके, यानी कि जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, यानी जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं बच्चों, अकथनीय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, सबको पता है, आस्तिक होता है। और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। यानी कि ये थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बच्चों हर साल की बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, बरसों से आता है, हर बार आता है। ठीक है, सबको पता होगा भाई, रस छंद अलंकार आते हैं। अब बच्चों यही तो है मेन व्याकरण। ठीक है, इसी यही तो है बच्चों मेन हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रस को देखते हैं। ठीक है, तो रस किस प्रकार से आता है भाई, वीरस अथवा करुरस, करुरस की उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, उनकी परिभाषा तथा उदाहरण सहित लिखिए, उनकी व्याख्या करिए। तो बच्चों देखो, प्रश्न संख्या बच्चों ये 12 में आता है। क्या आता है, प्रश्न संख्या 12 में आता है, आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आएगा, वो सॉरी पेपर में आएगा क्या। ठीक है, उसका का नंबर आता है भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 12 के 3 भाग होते हैं, का, ख, ग, रस, अलंकार, छंद होते हैं। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले हम रस को समझते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण से लिखिए। इस प्रकार से नहीं आता बच्चा, प्रश्न आता है करुण रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो अब देखो हम करुण रस बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल की बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, हर सेट में आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करुण रस आपके बोर्ड परीक्षा में ना पूछा जाए। तो देखो भाई, अब जब तक आप बच्चों कक्षा किस में थे, 10, 11, 9, 10 में थे। ठीक है, तो भाई आप करुण रस कुछ भी लिख देते थे। करुण रस के स्थायी भाव शोक होता है, या शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन बच्चों अब आप क्या, आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, आपका लेवल थोड़ा बच्चों बढ़ गया है, और आप कितने क्लास में आ गए हैं, कक्षा 12 में बच्चों आ गए हैं। तो आपको उसी हिसाब से आप लोगों को लिखना होता है। ठीक है, तो देखो परिभाषा मैं इस प्रकार से लिख के लाया हूं। अगर आप लोगों को कोई भी परिभाषा आती है, जैसे आप भाई मैं परिभाषा जो लिख के लाया, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा और शायद आपका पेपर हो रहा है, आप इस परिभाषा को भूल गए, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो भाई जो आपको याद हो उस समय आप लोगों को जो भी परिभाषा याद हो, जो भी उदाहरण याद हो, उसी का करुण रस का है, तो आप लोग उसको ही लिख लेंगे। ठीक है भाई, अगर आपके पास समय अभी है, पर्याप्त मात्रा में समय है, अगर आप लोग बहुत अभी अगर जनवरी में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, 10 जनवरी से पहले अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास बच्चों बहुत सारा अभी समय है, तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। अगर कुछ आप लोगों ने इसके बारे में करुण रस का जैसे रस वगैरह याद किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको ही लिख सकते हैं। कुल मिला के एग्जामिनर आपको नंबर नहीं काटेगा, पर यह थोड़ा ऐसा लिखेंगे लगे कि आप लोग कक्षा 12 में पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। इसके बाद आप लोगों को वही कक्षा 10 वाला लिख देना है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक विद्यार्थियों, आपको करुण रस से लिख देना है। अब बच्चों इसका उदाहरण देख लेते हैं। करुण रस के उदाहरण बच्चों क्या है, तो देखो करुण रस का प्यारा प्यारा उदाहरण है, इसको आप लोग पढ़िए पहले। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन उल्कों में। ये बच्चों आंसू से लिया गया है। ठीक है, आंसू से लिया गया है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने परिभाषा लिख दिया, उदाहरण लिख दिया। अगर बच्चों आप लोग इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं तो बच्चों काफी अच्छा होगा और एग्जामिनर आपको पूरे के नंबर एकदम से
दे देगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं, भाई स्पष्टीकरण करेंगे तो आप एग्जामिनर समझेगा नहीं बच्चा हिंदी के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, चल जाएगा, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप लोग स्पष्टीकरण कर देते हैं तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो अलग ही दृष्टि से आपकी कॉपी को देखेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे स्पष्टीकरण लिख के लाया हूँ, इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाए तो आपकी बहुत अच्छी बात है, अगर याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक विद्यार्थियों, देखो इसको पढ़ते हैं भाई, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो उदाहरण मैंने लिखा है, अगर आप लोगों को दूसरा उदाहरण भी आता है तो आप लोग उसको भी लिख देंगे, ये नहीं कि जो मैंने लिखा है आप लोग उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि के हृदय का शोक स्थायी भाव है, यहाँ प्रियतमा आलंबन है तथा प्रेमी आश्रय है, कवि के हृदय के उद्गार अनुभाव है। ठीक विद्यार्थी, ये क्या हमारा स्पष्टीकरण है। अंधकार रूपी केश पास तथा सांध्या उद्दीपन है, अश्रु रूपी प्रातःकालीन ओस की बूंदे संचारी भाव हैं। आप लोग दिख नहीं रहा होगा, इस सब से पुष्ट शोक नायक स्थायी भाव कलुर रस की दिशा को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को विद्यार्थियों क्या कर देना, स्पष्टीकरण कर देना है विद्यार्थियों, करुण रस का स्पष्टीकरण। ठीक है, तो अब बच्चों हम चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रश्न की ओर, जो कि बच्चों आपके स्क्रीन पर ये आ गया विद्यार्थियों। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या है, अलंकार। क्या है विद्यार्थियों, अलंकार हर बार आता है, कक्षा 9 से आ रहा है, तो इस बार भी बच्चों कक्षा 12 में भी आएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न संख्या 12 का ख नंबर, यानी कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें बच्चों प्रश्न संख्या 12 में अलंकार पूछा जाएगा, उसका कौन सा पार्ट बच्चों, खा वाला पार्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, यानी लक्षण भी लिखना है आप लोगों को, उसका उदाहरण भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कौन से भाई क्या पूछा है, अनुप्रास अलंकार और अथवा उपमा अलंकार। यानी बच्चों अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार आपको कोई भी दो में से एक लिखना होता है। और बच्चों जो अगर मैं आप लोग बात करूं कि अलंकार पूछा सबसे ज्यादा कौन सा गया है, तो पिछले साल बच्चों अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार ही सबसे ज्यादा पूछे गए अलंकार हैं। तो इस वजह से बच्चों मैं अनुप्रास अलंकार भी लिख के लाया हूं और उपमा अलंकार भी लिख के लाया हूं, ताकि आप लोगों को बच्चों कुछ भी और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप लोग अच्छे तरीके से अपने बोर्ड परीक्षा में 95% से भी अधिक नंबर आराम से ले आए। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो अनुप्रास अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा बच्चों क्या है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ण की बच्चों बार बार, वर्ण शब्द नहीं बच्चों, वर्ण की। ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार अनुवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका बच्चों उदाहरण सबको पता होगा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिम वारी बयारी। ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये इसका उदाहरण है। अगर आपको अनुप्रास अलंकार का कोई दूसरा भी उदाहरण आता है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो स्पष्टीकरण किस प्रकार से करेंगे आप लोग। स्पष्टीकरण भाई इसका तो कर ही देना, रस का चाहे ना करना, पर इसका स्पष्टीकरण करना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, नंबर उतना ही देगा। मैं आपको क्या बताया कि आपको जो कॉपी चेक करने की दृष्टि होती है उसको एग्जामिनर बदल देता है, उसमें बच्चों आप लोगों के नंबर बिल्कुल भी काटता भी नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो इसका स्पष्टीकरण क्या कह रहा है। इस उदाहरण में का भा रा घा मा अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक विद्यार्थियों, तो यही अनुप्रास अलंकार है, इसको आप लोग लिख देना, 2 नंबर आप लोगों के एकदम से बच्चों कंप्लीट। ठीक विद्यार्थियों, उपमा अलंकार, तो बच्चों उपमा अलंकार क्या कह रहा है। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। बच्चों परिभाषा बहुत ही आसान है। ठीक है, उपमा के 4 और अंग होते हैं, यानी कि विद्यार्थियों मैं इतनी सरल शब्दों में परिभाषा लिख के लाया हूं ताकि बच्चों आप लोगों को क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे तरीके से इस परिभाषा को याद कर लें। यानी कि बच्चों इतनी सारी मतलब शॉर्ट तरीके से परिभाषाओं को लिख कर लाया हूं। ठीक है, तो आप लोगों को विद्यार्थियों क्या करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और आप लोगों को विद्यार्थियों अच्छे तरीके
तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना है और अपने नाम को रोशन करना है। भाई आप लोग अपना नाम रोशन करेंगे, अपने घर वालों को नाम रोशन करेंगे, साथ में बच्चों आप एनसीईआरटी वाले भैया का भी नाम रोशन करेंगे, है ना। तो देखते हैं बच्चों इसका क्या है। बच्चों इसमें क्या होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, वाचक होना चाहिए और साधारण धर्म होना चाहिए। बच्चों इसको आप लोगों को लिख देना, इससे एग्जामिनर पता चलेगा कि इन्हें बच्चे अलंकार को अच्छे तरीके से पढ़ाए, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं हरिपद कोमल से, ठीक है, हरिपद कोमल से। तो बच्चों इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से करेंगे, यानी तो कितना शॉर्ट एकदम शॉर्ट में उदाहरण है यार, आप लोग बस तुरंत याद हो जाएगा आपको। इस वजह से एकदम मैं बहुत ही ज़्यादा जितना हो सका उतना शॉर्ट ढूंढ के लाया हूं, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बच्चों हमारे पास समय जो है वो भी कम है, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से आप लोग कर देना है भाई। स्पष्ट उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, इतना आपको याद है भाई। देखो उपमेय क्या है, हरिपद, ठीक है, उपमेय क्या है, हरिपद। उपमान बच्चों क्या है, कमल, इसमें लिखा है सॉरी कोमल है यार। उपमान क्या है बच्चों, कोमल। वाचक क्या है, से। और साधारण धर्म क्या है बच्चों, कोमलता, इसकी कोमलता, हरिपद कोमल से, इसकी साधारण क्या है बच्चों, कोमलता, ठीक है भाई, कोमल नहीं कमल ही है, ठीक है। उपमान क्या है इसका, कमल। वाचक क्या है, से। और इसका साधारण धर्म क्या है बच्चों, कोमलता। यानी बच्चों जो उपमा अलंकार है ये भी आप लोगों को बहुत ही प्यारे शब्दों में बच्चों आपको तैयार हो गया होगा, दिक्कत वाली बात बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो देखो ये बच्चों हमारा है छंद, क्या है बच्चों, छंद। यानी कि बच्चों अलंकार, रस, छंद, अलंकार आते ही आते हैं, 100% आते हैं और बच्चों फिक्स भी होते हैं। जैसे आप लोगों को देखो दोहा अथवा सोरठा, इन दोनों बच्चों लोगों को कोई एक आप लोगों को याद कर लेना है और अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आराम से लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो दोहा बच्चों, और दोहा अथवा सोरठा, यानी दोहा बहुत बार पूछा जाता है, सोरठा भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 12 का ग नंबर में यह छंद पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो हम दोहा भी लिख के लाए हैं और सोरठा भी लिख के लाए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग आराम से अपने बोर्ड परीक्षा में बच्चों 95% फोड़ दें, एनसीईआरटी वाले भैया का नाम रोशन कर दें, ठीक है। परिभाषा बच्चों, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। एकदम भाई सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। वही वाला कहानी हम लिख के लाए हैं। यानी दोहा क्या है, अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में बच्चों 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखिए आप, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परए, सा मुहरुत दुति होई, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, यानी कि इसका पहला चरण हो गया और एक ये तीसरा चरण हो गया, ठीक है। पहला तीसरा चरण, इसमें बच्चों कितनी 13 मात्राएं होंगी, ऐसे 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 इसमें भी मात्राएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी और 13 मात्राएं इसमें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक विद्यार्थियों। और कह रहा है कि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, इसमें 11 होंगे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दूसरा ये और चौथा ये, यानी राधा नागर सोई 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें कितनी 11 मात्राएं होंगी, 2 2 4 2 6 6 2 8 1 9 1 10 1 11, ठीक है। इसमें 11 मात्राएं हैं। तो इसी तरह इसमें भी बच्चों 11 मात्राएं। बच्चों आप लोग सोचेंगे भाई ये मात्रा क्यों लिखी है, तो भाई अगर आप लोग मात्रा लिख के एग्जामिनर को समझा देते हैं इसमें इतनी मात्राएं हैं, तो आप लोगों के नंबर फिक्स हो जाते हैं कि भाई इतने नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक विद्यार्थियों। तो इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा मात्राएं लिखकर दर्शा देना होता है। तो अब भाई आपकी कॉपी कुछ अलग ही दृष्टि से जांची जाएगी, चेक की जाएगी, ठीक विद्यार्थियों। अब देखते भाई, देखो आपको आपके एग्जाम में भाई आप लोग कुछ गलत शब्द नहीं लिख लेना है, ना टीचर को आपको कसमें उसमें देनी है कि ताकि आपके एग्जामिनर नंबर वगैरह काट ले। तो इस प्रकार की कोई भी गलत हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है और एग्जामिनर को आप लोगों को खुश करना है, ठीक है। तो देखो अगला देखते हैं, अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सोरठा। क्या बच्चों, सोरठा है, ठीक है। तो सोरठा बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल की बोर्ड परीक्षा में आता है और इसको भी हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, ठीक है। क्या है, सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में बच्चों 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है, इसको भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यानी यह दोहा का बच्चों उल्टा होता है।
दोहम बच्चों क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, लेकिन बच्चों इसमें क्या है, सोरठा में दूसरा और चौथे चरण में उसमें होती है 11-11, इसमें होती है 13-13, यानी कि दोहा का बच्चों उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसकी परिभाषा लिख देना और बच्चों इसके उदाहरण आपको इस प्रकार से कुछ लिख देना। इसका उदाहरण आप लोग समझिए, उदाहरण पढ़िए फिर समझिए क्या कह रहा है। राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निगम का। ठीक विद्यार्थियों, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। इसमें आप लोग देख लीजिए, पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं, यानी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें 11 मात्रा, इसमें भी आप लोग गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें भी कितनी मात्रा है बच्चों, इसमें भी 11 मात्रा है, आप लोग आराम से गिन लीजिए। बच्चों जो एक लाइन है वो एक मात्रा, जो इस ऐसे बना ना ऐसे, ये बच्चों क्या है, ये 2 मात्रा है, इनको 2 मात्रा गिनेंगे। ठीक है, तो देखो पहले और 11 इसमें 13-13, इसमें आप लोग 13-13 चाहे गिन लीजिए। बयन अगोचर बुद्धि पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यानी इसमें भी 13 है, इसमें भी आप लोग गिन लीजिए, आपको गिना के चेक करवा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी बच्चों इसमें भी कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13-13 मात्राएं होती है, और ये बच्चों दोहा का बिल्कुल से विपरीत यानी उल्टा होता है। ठीक विद्यार्थियों, तो बच्चों ये था हमारा कुछ महामैराथन क्लास जो कि थी हिंदी व्याकरण की। बच्चों आशा करता हूँ ये मेरी पूरी वीडियो बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आई होगी। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बच्चों यहाँ तक लास्ट तक आप लोगों ने वॉच किया, यानी कि पूरा आप लोगों ने देखा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, आशा करता हूँ ऐसा मैंने। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से देख लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ भी आप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को हमारी वॉच किया है, पूरी वीडियो को हमारी देखा है। ठीक विद्यार्थियों, अगर बच्चों एक जरूरी बात, अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ की आवश्यकता होती है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसके शायद हमको पीडीएफ मिल जाए, तो बच्चों इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। और उसके लिए बच्चों मैं मतलब एक नया टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं। ठीक है, उस चैनल पर बच्चों उसकी लिंक मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर बच्चों डिस्क्रिप्शन से आप लोग ना समझ पाए डिस्क्रिप्शन होता क्या है, कैसी लिंक हमको मिलेगी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई दिया जाएगा और आपको पीडीएफ कैसे लेनी है सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। और हाँ, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के बारे में क्वेश्चन या किसी के बारे में आप लोग कुछ भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहिए कि इसकी वीडियो आनी चाहिए, उसकी वीडियो आनी चाहिए, तो आप लोगों को भाई वो चीज़ बोल देना है कि आप लोग ये समझाइए, ये चैप्टर समझाइए, तो आप लोगों को सब कुछ समझाया जाएगा, सबका रिप्लाई दिया जाएगा। और बच्चों समय बहुत कम है, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, बाय बाय।